हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम सेक्शन 1 के सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सेल। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। इंट्रोडक्शन। सेल। सारी लिविंग चीजें सेल से बनी होती हैं। एक सिंगल सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें लाइफ की सारी क्वालिटीज मौजूद होती हैं। सेल को लिविंग बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सेल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉडी का हर एक सेल, उसे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अपनी ग्रोथ, रिपेयर और बाकी काम के लिए जरूरी एनर्जी खुद बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है, अपने सर्वाइवल के लिए मीडियम यानी अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है। अगर बॉडी में बैक्टीरिया या कोई टॉक्सिक चीज इन्वेडर्स एंटर करे तो ये तुरंत रिस्पॉन्स दिखाता है। डिवीजन के जरिए अपनी संख्या बढ़ाता है या रिप्रोड्यूस करता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे न्यूरॉन जो डिवाइड या रिप्रोड्यूस नहीं होते। टिश्यू। टिश्यू उन सेल्स के ग्रुप को कहते हैं जिनका फंक्शन एक जैसा होता है। बॉडी में बहुत तरह के टिश्यूज होते हैं। इन सभी टिश्यूज को 4 बड़े टाइप्स में बांटा गया है, जिन्हें प्राइमरी टिश्यूज कहते हैं। प्राइमरी टिश्यूज में ये शामिल हैं: मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वेमस, कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ऑर्गन। ऑर्गन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 या 2 से ज्यादा प्राइमरी टिश्यूज से मिलकर बनता है। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। जो ऑर्गन के फंक्शंस को पूरा करते हैं। कुछ ऑर्गन्स तो चारों तरह के प्राइमरी टिश्यूज से बने होते हैं। बॉडी के कुछ मुख्य ऑर्गन्स हैं: ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनीज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह। सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स के उस ग्रुप को कहते हैं जो बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शंस को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हर सिस्टम का एक खास काम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये खाने को पचाने यानी डाइजेशन का काम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बॉडी से फालतू या अनवांटेड सब्सटेंसेस को निकालता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये अलग अलग ऑर्गन्स के बीच चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका काम ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये स्पीशीज को आगे बढ़ाने यानी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन सिस्टम, ये बॉडी की ग्रोथ और नॉर्मल लाइफ को रेगुलेट और मेंटेन करने का काम करता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये बॉडी की स्टेबिलिटी और मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार होता है। नर्वस सिस्टम, ये लोकोमोशन यानी चलना फिरना और दूसरी एक्टिविटीज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल यानी दिमागी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। हर सेल एक सेल बॉडी और उस सेल बॉडी को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन से बनता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस और उसके आसपास का साइटोप्लाज्म। फिगर 1.1। इस तरह सेल के स्ट्रक्चर को हम 3 हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव शीथ या कवर है जो सेल बॉडी को घेर कर रखती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा के नाम से भी जाना जाता है। ये मेम्ब्रेन सेल के बाहर वाले फ्लूइड यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड (ECF) और सेल के अंदर वाले फ्लूइड यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड (ICF) को अलग करती है। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसलिए ECF और ICF के बीच कुछ खास सब्सटेंसेस का एक्सचेंज आसानी से हो पाता है। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस 75 से 111 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। फिगर 1.2। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन 3 तरह की चीजों से बनी होती है: प्रोटीन्स 55%, लिपिड्स 40%, कार्बोहाइड्रेट्स 5%। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन या 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स होती हैं: एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर और 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स। 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स सेंट्रल लेयर के दोनों तरफ होती हैं। सेंट्रल लेयर एक लिपिड लेयर है जो लिपिड सब्सटेंसेस से बनी होती है। बाकी 2 लेयर्स प्रोटीन लेयर्स हैं जो प्रोटीन से बनी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन में कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। डैनियली-डैवसन मॉडल। ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का पहला बेसिक मॉडल था, जिसे 1935 में जेम्स एफ डैनियली और ह्यू डैवसन ने प्रपोज किया था। साइंटिस्ट्स ने इसे कई सालों तक माना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
ये मॉडल बेसिकली एक सैंडविच ऑफ लिपिड्स था जो दोनों तरफ से प्रोटीन से ढका हुआ था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1957 में जेडी रॉबर्टसन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के बेसिस पर डैनियली डैवसन मॉडल की जगह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाद में 1972 में एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकलसन ने द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया। उनके मुताबिक मेम्ब्रेन एक फ्लूइड है जिसमें प्रोटीन्स का एक मोज़ेक होता है। मोज़ेक का मतलब है अलग अलग रंग के पत्थरों या ग्लास के टुकड़ों से बना एक पैटर्न। इस मॉडल को आज भी साइंटिस्ट्स मानते हैं। इस मॉडल में प्रोटीन सैंडविच की तरह लेयर्स बनाने की जगह लिपिड लेयर में फ्लूट यानी तैरते हुए पाए जाते हैं। लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सेंट्रल लिपिड लेयर एक बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर यानी दो परतों वाली होती है। ये लिपिड्स की एक पतली फिल्म से बनी होती है। लिपिड लेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये नेचर में फ्लूइड होती है, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं। इसलिए मेम्ब्रेन के हिस्से सेल की सरफेस के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जो मटेरियल्स लिपिड लेयर में घुले यानी डिसॉल्व्ड होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के सभी एरियाज में मूव करते हैं। मुख्य यानी मेजर लिपिड्स ये हैं फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। 1. फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स वो लिपिड सब्सटेंसेस हैं जिनमें फॉस्फोरस और फैटी एसिड्स होते हैं। लिपिड लेयर में अमीनो फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन्स, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामाइन, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडाइल सेरीन और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल जैसे फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दो लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। फिगर 1.3। हर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल देखने में एक हेडेड पिन जैसा लगता है। मॉलिक्यूल के बाहर वाले हिस्से को हेड पोर्शन और अंदर वाले हिस्से को टेल पोर्शन कहते हैं। हेड पोर्शन ये पोलर एंड होता है जो पानी में घुल सकता है और पानी के लिए स्ट्रॉन्ग अफिनिटी रखता है, हाइड्रोफिलिक। टेल पोर्शन ये नॉन पोलर एंड होता है, ये पानी में नहीं घुल सकता और पानी इसे दूर ढकेलता है, हाइड्रोफोबिक। फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स इस तरह से अरेंज्ड होती हैं कि उनकी हाइड्रोफोबिक टेल पोर्शंस मेम्ब्रेन के सेंटर में मिलती हैं। आउटर लेयर के हाइड्रोफिलिक हेड्स ईसीएफ की तरफ और इनर लेयर के हेड्स आईसीएफ यानी साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में अरेंज्ड होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स सॉफ्ट और ऑयली स्ट्रक्चर्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल इन फॉस्फोलिपिड्स को मेम्ब्रेन में पैक करने में मदद करता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी यानी मजबूती के लिए कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार होता है। फंक्शंस ऑफ लिपिड लेयर इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये सिर्फ फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर से गुजरने देती है। इस तरह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल जैसे फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस इस लेयर से गुजर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इस लेयर से नहीं गुजर सकते। प्रोटीन लेयर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन लेयर्स इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स सेंट्रल लिपिड लेयर की दोनों सर्फेसेस को कवर करती हैं और उसे प्रोटेक्शन देती हैं। इन लेयर्स में मौजूद प्रोटीन सब्सटेंसेस ज्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, इंटेग्रल प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। 1. इंटेग्रल प्रोटीन्स। इंटेग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की पूरी थिकनेस को एक तरफ से दूसरी तरफ तक पार या पास करते हैं। ये प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के साथ बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स सेल एडिशन प्रोटीन्स, सेल जंक्शन प्रोटीन्स, कुछ कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स, कुछ हार्मोन रिसेप्टर्स, एंटीजेंस, कुछ एंजाइम्स। 2. पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स वो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर और इनर सर्फेसेस में हल्का सा धसे या पार्शियली एम्बेडेड होते हैं और मेम्ब्रेन को पूरा पार नहीं करते। ये इंटेग्रल प्रोटीन्स या लिपिड लेयर के साथ लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन से बड़ी आसानी से अलग या डिसोसिएट हो जाते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स साइटोस्केलेटन के प्रोटीन्स, कुछ कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। इंटेग्रल प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन को मजबूती और ढांचा देते हैं। चैनल प्रोटीन्स ये ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के डिफ्यूजन में मदद करते हैं। कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ये एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के पार ले जाने में हेल्प करते हैं। पंप कुछ कैरियर प्रोटीन्स अम्प्स की तरह काम करते हैं जिनसे आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रिसेप्टर प्रोटीन्स ये हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिसेप्टर साइट्स का काम करते हैं। एंजाइम्स कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स बनाकर सेल मेम्ब्रेन के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंटीजेंस
कुछ प्रोटीन्स एंटीजेंस की तरह काम करते हैं और एंटीबॉडी बनने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, ये सेल्स को उनके पड़ोसी सेल्स या बेसल लैमिना के साथ जोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स से जुड़े होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। कुछ लिपिड्स से जुड़े होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन की पूरी सरफेस पर एक पतली और लूज कवरिंग बनाते हैं जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और दूसरे नेगेटिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर या बाहर आने जाने से रोकते हैं। पड़ोसी सेल्स का ग्लाइकोकैलिक्स सेल्स को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ने, फिक्सेशन में मदद करता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कुछ खास हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स का काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करती है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है जो सिर्फ कुछ ही चीजों को गुजरने देती है और बाकियों के लिए बैरियर बन जाती है। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन के जरिए ही न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन, सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स और मेटाबोलाइट्स इसी मेम्ब्रेन के रास्ते बाहर निकाले जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन ब्लड से सेल में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलकर ब्लड में जाती है। मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज, सेल मेम्ब्रेन ही सेल की शेप और साइज को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो 80% पानी से बना होता है। इसमें एक साफ लिक्विड पार्ट होता है जिसे साइटोसोल कहते हैं और साथ ही अलग अलग शेप और साइज के ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स नेचर में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनका अपना एक अलग स्ट्रक्चर और काम होता है। साइटोप्लाज्म 2 जोन्स में बटा होता है। एक्टोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म का बाहर वाला यानी पेरिफेरल हिस्सा है जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे होता है। एंडोप्लाज्म, ये अंदर वाला हिस्सा है जो एक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोप्लाज्म में धसे यानी एम्बेडेड होते हैं। इन्हें सेल के छोटे ऑर्गन्स यानी स्मॉल ऑर्गन्स माना जाता है। कुछ ऑर्गेनल्स एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं और कुछ में मेम्ब्रेन नहीं होती। हर ऑर्गेनल का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर और खास काम होता है। ऑर्गेनल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूलर और माइक्रोसोमल वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है जो आपस में जुड़े होते हैं। ये एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन से कवर होता है जो प्रोटीन्स और बाइलेयर्ड लिपिड से बनी होती है। ऐसे तो नहीं होता है। ईआर के खाली हिस्से ल्यूमेन में एक फ्लूइड होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस ल्यूमेन का डायमीटर लगभग 400 से 700 एंगस्ट्रॉम होता है। ईआर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जोड़कर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच एक लिंक बनाता है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर 2 तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस होते हैं। सेल की जरूरत के हिसाब से रफ ईआर स्मूथ ईआर में बदल सकता है और स्मूथ ईआर रफ ईआर में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी अपीयरेंस रफ, बम्पी या मोतियों यानी बीड लाइक जैसी होती है। ये खुरदुरापन इसकी आउटर सरफेस पर ग्रैन्युलर राइबोसोम्स के जुड़े होने की वजह से होता है, इसीलिए इसे ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर वेसिकुलर या ट्यूब्यूलर होता है। फंक्शंस ऑफ रफ ईआर, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, रफ ईआर सेल में प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। ये मुख्य रूप से उन प्रोटीन्स को बनाता है जो सेल से बाहर निकलते हैं, जैसे पैनक्रियास से इंसुलिन और बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज। राइबोसोम्स अमीनो एसिड्स को प्रोटीन की छोटी यूनिट्स में अरेंज करते हैं और उन्हें रफ ईआर में भेज देते हैं। यहाँ इन यूनिट्स में कार्बोहाइड्रेट्स जोड़कर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाए जाते हैं जिन्हें वेसिकल्स में अरेंज किया जाता है। ये वेसिकल्स आगे की प्रोसेसिंग के लिए ज्यादातर गोल्जी अपैरेटस भेजे जाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ वोन आउट ऑर्गेनल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पुराने या खराब हो चुके ऑर्गेनल्स को खत्म करने में हेल्प करता है। ये उन ऑर्गेनल्स के चारों ओर लिपटकर एक वैक्यूल बनाता है जिसे ऑटोफैगोसोम कहते हैं। इसे बाद में लाइसोसोमल एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखने में बिल्कुल स्मूथ होता है और इसे ए ग्रैन्युलर रेटिकुलम भी कहते हैं। ये बहुत सारी जुड़ी हुई नलियों यानी ट्यूब्यूल से बनता है, इसीलिए इसे ट्यूब्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस, स्मूथ ईआर कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड जैसे नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस बनाने के लिए जिम्मेदार होता है।
ये उन सेल्स में बहुत ज्यादा होता है जो लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स और सीबम बनाते हैं। बाकी सेल्स में ये रफ ईआर के मुकाबले कम होता है। रोल इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। इसकी आउटर सरफेस पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में काम आते हैं। स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम के स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म की मुख्य जगह है। स्केलेटल मसल फाइबर्स में ये कैल्शियम रिलीज करता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू करने के लिए जरूरी होता है। कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर में ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे ड्रग्स और कैंसर पैदा करने वाले कार्सिनोजेंस को तोड़ने और उन्हें बेअसर यानी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इस शहर को ये हुआ क्या? अरे यार, कहीं राग है? क्यों पीते हो तुम लोग सिगरेट? हाँ, शर्म नहीं आती? तुम जैसे लोगों की वजह से हमें सड़ी हुई एडें देखनी पड़ती है। गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। ये रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सभी सेल्स में मौजूद होता है। इसका नाम इसके डिस्कवरर कैमिलो गोल्जी के नाम पर रखा गया है। आमतौर पर हर सेल में एक गोल्जी अपैरेटस होता है, लेकिन कुछ सेल्स में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हर गोल्जी अपैरेटस 5 से 8 चपटी यानी फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस थैलियों से बनता है जिन्हें सिस्टर्ने कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस न्यूक्लियस के पास सिचुएटेड होता है। इसके 2 एंड्स या फेसेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। ईआर से आने वाले रेटिकुलर वेसिकल्स इसी सिस फेस के जरिए गोल्जी अपैरेटस में एंटर करते हैं। ट्रांस फेस ये सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। प्रोसेस्ड सब्सटेंसेस ट्रांस फेस के जरिए ही गोल्जी अपैरेटस से बाहर निकलते हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस के मुख्य काम प्रोटीन्स और लिपिड्स जैसे मॉलिक्यूल्स की प्रोसेसिंग, पैकिंग, लेबलिंग और उन्हें सेल के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना यानी डिलीवरी करना है। 1. प्रोसेसिंग ऑफ मटीरियल्स। जिन वेसिकल्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं उन्हें गोल्जी अपैरेटस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहां इन ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई और प्रोसेस किया जाता है। 2. पैकेजिंग ऑफ मटीरियल्स। सारे प्रोसेस्ड मटीरियल्स को सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स और लाइसोसोम्स के रूप में पैक किया जाता है, जिन्हें या तो सेल से बाहर भेज दिया जाता है या सेल के किसी दूसरे हिस्से में। इसी वजह से गोल्जी अपैरेटस को द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। 3. लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटीरियल्स। आखिर में गोल्जी अपैरेटस प्रोसेस्ड और पैक्ड मटीरियल्स को सॉर्ट करता है और उनके केमिकल कंटेंट के हिसाब से उन पर लेबल लगाता है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप, ताकि उन्हें उनकी सही मंजिल यानी डेस्टिनेशन तक डिलीवर किया जा सके। इसीलिए गोल्जी अपैरेटस को द शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल कहा जाता है।